एकदम काला घना आसमान और उस आसमान में किताब लिए हुए मैं रात को छत पर आकर पढ़ने में भी मज़ा आता है। कमरे से बाहर निकल कर प्राकृतिक हवा सब कुछ अच्छा अच्छा महसूस होता है। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी अच्छे होंगे और खुश होंगे। तो देखिए आज की धूप इतनी तेज धूप है और अभी हम करते हैं पहले एक्सरसाइज, उसके बाद करेंगे अपनी सेकेंड रूटीन, तो वो मैं आपको दिखा दूंगी। फर्स्ट एक्सरसाइज करते हैं, चलिए। यहाँ मैंने फटाफट अपनी एक्सरसाइज को शुरू किया और यहाँ पर मैं जो एक्सरसाइज कर रही हूँ ये मैं पहले यही एक्सरसाइज करती थी। एक ऐप था जिसको मैंने डाउनलोड कर रखा था और उसी ऐप के अकॉर्डिंग जो एक्सरसाइज बताते थे वो करती थी मैं, और वह मुझे अच्छे से याद हो गई है तो मैं वही रिपीट करती हूँ। और इसके अंदर एक दो एक्सरसाइज और भी ऐड की हुई है, जैसे पलंग हो गया उसको ऐड किया हुआ है, तो उसको मैं करती हूँ पर छोड़ के करती हूँ, एक दो दिन छोड़ के, क्योंकि वो भी ऐसे ही करवाते थे। तो इस प्रकार से मैं एक्सरसाइज करती हूँ और कम से कम 10-15 मिनट के अंदर ये सारी एक्सरसाइज मेरी ख़त्म हो जाती है। मैं मेडिटेशन भी कर लेती हूँ इसमें इंक्लूड करके, और फिर ख़त्म करके आगे की प्रोसेस, आगे का शेड्यूल करना शुरू कर देती हूँ। एक्सरसाइज हमारी ख़त्म हो चुकी है और अब करते हैं हम अपना सेकंड काम, घर की सफाई। और आज आपको दिखाऊंगी कि मैं पढ़ाई के अलावा और क्या करती हूँ। मैं हमेशा अपनी पढ़ाई दिखाती हूँ ब्लॉग में, पढ़ाई के अलावा भी जो काम होते हैं वो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। हमारी टंकी भर चुकी है, पानी गिर रहा है, बंद करके आते फटाफट। ये देखो पानी गिरे, पानी। और पानी में ये देखिए आप, ये दिखाई दे रहा है, ये हमारे पानी में जो नमक आता है वो है। आज ही हमने हमारी इस टंकी को साफ़ किया है और आप देखिए कितनी मात्रा में हमारे पानी में नमक मिला हुआ आता है। यह पूरा नमक है। कितना सारा ये हमने साफ़ किया पूरा। कर दी। और धूप देखिए आप, अभी बजे भी कितने हैं, 7 बज रहे हैं और धूप चिलमिला रहा है हमारे सूरज देवता। ये थोड़ा सा और बड़ा होता ना मैं इसमें फंसा देती, तो ये बड़ा नहीं है, इसको ऐसे लगा के फिलअप करना होगा। और इस कड़कती धूप में मेरे लोगों का हाल देखो क्या हो गया। धूप से अब कितना बचाएं इनको, कैसे बचाएं। और इस एक की तो हालत ऐसी हो गई, देखो इसमें पानी भी नहीं डाला जा सकता खुल गया ये पूरा। इसको कहीं और शिफ्ट किया जाए तो होगा, और शिफ्ट करने के लिए मेरे पास एक मैक्सी बॉटल नहीं है, अभी जगह भी नहीं है। इसमें मैं करूँ तो ये इसको भी खोल देंगे। चलिए हमारा ये काम तो हो गया। यहाँ धूप से भी बच रहा है और पानी पीने भी आया है। इसके पास जाने पे ये उड़ जाता है, यानी कि
आँखें और कान इतने तेज़ होते हैं थोड़ा सा भी पास जाऊँगी ना तो भी उड़ जाएंगे। बस इतनी दूर से झेल पा रहे हैं, फिर भी देखो आँखें कैसे निकल रही है मेरी तरफ। जा रही हूँ, मैं नहीं परेशान करती तुम्हें। चीज़ दिखाती हूँ, देखो दिख रहा है, ये हमारी चिक्की नहीं है, ये कोई और है जो यहाँ से सोने आती है। तो इसको हो सकता है कोई ठंडी जगह या धूप से बचने कोई जगह नहीं मिलती, इसलिए ये यहाँ आती है और यहाँ सोई हुई रहती है। सुबह 6 बजे आती है और शाम को 6 बजे जाती है, पूरे 12 घंटे की नींद पूरी करके जाती है। यहाँ सोएगी फिर इस कूलर के नीचे सो जाएगी। बस इसका ये 2 ही बेड है ना। सो जा सो जा, परेशान नहीं कर रही मैं तुझे। हमारी चिक्की तो आते नहीं है, अभी आती है, कोई नहीं। मैंने ले लिया झाड़ू, तो पहले हम निकालते हैं झाड़ू निकालने के बाद में नेक्स्ट प्रोसेस पोछा लगाएंगे। तो पहले निकालते हैं हम झाड़ू। और ब्रेकफास्ट में मैं ले रही हूँ तरबूज का जूस। और मैं शुरू कर देती हूँ अपना थर्ड काम, जो है बर्तन धोना। और फटाफट बर्तन को धोकर अपना काम ख़त्म करती हूँ और उसके बाद में करती हूँ लंच। हमारा लंच इसमें टमाटर की सब्जी है, कटी है और अभी मैं पढ़ रही थी तो कुछ लाइनें आई मेरे सामने, जिन्हें मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहूँगी। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना न अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये मैं पढ़ रही थी तो आज मेरे सामने आ गया, ये काव्यांश के रूप में था पठित, तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। और यहाँ मैंने ना मैथ का जो मेरे थर्ड वाला और फोर्थ वाला टॉपिक था वो कंप्लीट कर लिया है। और मैथ पढ़ने के साथ ही है ना मैं मैथ के जो क्वेश्चन है वो भी कर रही हूँ, पर मैथ मॉडल पेपर में मैं मैथ नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मैं चाहती हूँ पहले मैं मैथ को इस बुक में कर लूँ कंप्लीट, फिर उसके बाद में मॉडल पेपर में मैथ बचेगा तो मैथ को हम बाद में एक साथ में ही कर लेंगे। क्योंकि जब भी हम एक्सरसाइज करते हैं, कुछ भी करते हैं तो मैथ का हो जाता है। और मैंने अभी तक जितने भी पेपर देखे हैं मैथ के, तो मुझे नहीं लगता, मुझे ऐसा लगता है कि बुक में ज़्यादा हार्ड दे रखा है और जो मॉडल पेपर आ रहे हैं वो थोड़े मतलब सही है, मीडियम लेवल के आ रहे हैं। इसमें ये जो मापन प्रणाली है ये मैंने पढ़ा, तो इसमें बहुत सी सारी चीज़ें दे रखी है और क्वेश्चन जो आ रहे हैं वो इतने हार्ड नहीं है, नॉर्मल टाइप के ही क्वेश्चन आ रहे हैं। और इसमें बहुत डाटा है, तो ये डाटा भी मैं बुक से याद नहीं करने वाली हूँ। मेरा जो पुराना रजिस्टर है जिसके अंदर मैंने नोट्स बना के रखे हुए हैं, मैं उसी से याद करने वाली हूँ इसको। और वो मुझे ऐसे से याद भी हो जाएंगे, क्योंकि वो एक तो पहले से मेरे लिखे हुए हैं और मेरे तरीके से लिखे हुए हैं, शॉर्ट में लिखे हुए हैं, और इनमें ऐसे डिटेल से दे रखे हैं, उनको फिर अलग अलग छांट के अलग अलग करके लिखना वो थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो मुझे मेरा किया हुआ ही मैं अच्छे से मानती हूँ। इसलिए पहले मैं बुक में अच्छे से रीड कर लिया है, मैंने इसको अच्छे से समझ लिया है इस चैप्टर को, और उसके बाद में मैंने अपने हिसाब से इसको अपने नोट्स के अंदर इंक्लूड करके और फिर मैं इसको एडजस्ट कर दूँगी वहाँ पे, जिसमें आप लोग इसमें भी देख सकते हैं। और फिर मैंने मॉडल पेपर करना शुरू किया है और हमारा मॉडल पेपर
हो चुके हैं, 6-7 मॉडल पेपर हमारे हो चुके हैं और मॉडल पेपर को हल करने के लिए भी आपको 3 घंटे चाहिए। अब अगर आप ये सोचते हैं ना कि मैं 3-4 घंटे थ्योरी पढ़ लें और फिर मॉडल पेपर कर लेंगे तो नहीं हो पाएगा। आपको 3 घंटे अपनी थ्योरी को देंगे तो आप 3 घंटे ही मॉडल पेपर को देंगे, क्योंकि मैं जो मॉडल पेपर कर रही हूँ मेरे इस मॉडल पेपर के अंदर डिटेल भी दी हुई है साथ में, और डिटेल को पढ़ेंगे तो आपको वक्त लगेगा। ऐसे भी अगर आप 150 क्वेश्चन करते हो तो 2.5 घंटे तो आपको वैसे एग्जाम हॉल में भी दिए जा रहे हैं, पर आधे घंटे अगर आप सबकी डिटेल, हर क्वेश्चन की डिटेल पढ़ोगे तो आपको वक्त लगेगा। तो उसी वक्त के हिसाब से आपको मॉडल पेपर के लिए भी 3 घंटे अलग से निकालने होंगे, तभी जाकर आप अपना मॉडल पेपर एक कर पाएंगे। सारे क्वेश्चन हैं, 150 क्वेश्चन है, ये आप कर पाएंगे मॉडल पेपर को। और फिर आपको इसमें कुछ इंपॉर्टेंट होगा वो भी देखना होगा, और आप थ्योरी भी अच्छे से पढ़ेंगे, इसके नीचे डिटेल दी गई है वो भी पढ़ेंगे, तो 3 घंटे तो आपको लगेंगे ही लगेंगे। और थ्योरी के लिए भी आप 3 घंटे निकाल के चलिए, तो मतलब 6 घंटे अगर आप सीटेट को देंगे तो आपका सीटेट हो जाएगा, ठीक है। और इसके अंदर मैं आप लोगों से जो डाउटफुल क्वेश्चन है वो आपसे मैं पूछ ही रही हूँ, तो आप लोग उस पर बने रहिए, और भी आगे क्वेश्चन आएंगे जो मैं आपसे पूछने वाली हूँ। मैं पूरी होनी पानी धरती की रोटेशन ऐसे होती है। कोरियोलिस इफेक्ट, इसके बारे में आपने स्कूल में भी पढ़ा होगा, क्योंकि अर्थ वेस्ट से ईस्ट की तरफ रोटेट कर रही है। इस कोरियोलिस इफेक्ट की वजह से ये ट्रेड विंड्स उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं। अब इसकी वजह से नॉर्मली क्या होता है, पैसिफिक ओशन के सरफेस पर जो पानी है वो वेस्ट की दिशा में फ्लो करता है। और मैथ के अंदर और जो ईवीएस हमारी दोनों के अंदर इसमें यही चीज़ें दी हुई है, जो मैं मेरे टाइम में जो रीट का राजस्थान के अंदर जो रीट एग्ज़ाम होते हैं उनके अंदर जो मैटर दे रखा है, मतलब मैटर तो इतना ज़्यादा एक्स्ट्रा दे देते हैं ये, और क्वेश्चन उस हिसाब से पूछते ही नहीं है। मतलब बच्चा है सिलेबस में उलझा रह जाता है और क्वेश्चन आ जाते हैं एकदम ऊपर के, एकदम साधारण से, मतलब दैनिक जीवन से जुड़े हुए इस टाइप के से क्वेश्चन आ जाते हैं। पर्यावरण अध्ययन में भी ऐसा ही होता है, उसके अंदर भी, और मैं इसके मॉडल पेपर देख रही हूँ तो इसमें भी ऐसा ही होता है, और मैथ में भी कुछ ऐसा ही सिस्टम लगा हुआ है। पर कोई नहीं, हमें पहले अपना सिलेबस को देख लेना है, मॉडल पेपर देख लीजिए और मैटर है उसको देख लीजिए, कुछ छूटना नहीं चाहिए। हमारी तरफ से कोई भी कमी किसी भी प्रकार की नहीं रहनी चाहिए। और मैंने यहाँ सारे नोट्स अपने ईवीएस के सारे नोट्स इस चैप्टर के ईवीएस के कंप्लीट कर लिया है, और नया चैप्टर है वो पढ़ेंगे, और नया चैप्टर है वो आगे वाला भी छोटा है तो वो भी 1 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा, तो उसको भी 1 दिन में कंप्लीट कर लेंगे। और फिर ये है कि अगर हमारे पास शॉर्ट्स नोट्स होंगे तो हम फटाफट उनको रीडिंग लगा के कर लेंगे चीज़ों को, और इसके क्वेश्चन भी साथ में अगर हम देखते रहें तो हो जाएगा आसानी से। शॉर्ट में ही लिखती हूँ मैं, हो सकता है मेरी राइटिंग आप लोगों को समझ में ही ना आए, पर मुझे आ जाती है तो मेरे को वो दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर मैं मेरे नोट्स आप लोगों के साथ शेयर करूँ ये लिखे हुए तो ज़रूर दिक्कत महसूस हो सकती है आप लोगों की, क्या लिखा हुआ है। अदरवाइज़ मैं बोल के बता देती हूँ तो शायद आपको समझ में भी आ जाएगा। और आप लोगों की अब तैयारी कैसी चल रही है, कोई भी डाउटफुल क्वेश्चन हो आपके तो आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, और जितने भी मेरे क्वेश्चन हैं उन पर प्लीज़ रिस्पॉन्स दीजिए, उनको ज़रूर देखिए, और मॉडल पेपर में जो मैं बता रही हूँ उनको भी आप चेकआउट कर लेना एक बार। ये हमारा कंप्लीट हो चुका है ये वाला पेज, जिसमें रुक्षांश के बारे में मैंने लिखा था कि ये शरीर में वृद्धि करने में मदद नहीं करता है, पाचन में भी हमारी मदद नहीं करता है, कब्ज रोकने में ये मदद करता है, और ये रुक्षांश में प्राप्त होते हैं सलाद, अनाजों की जो बाहरी परत होती है उनसे, और जो ताज़ा फल होते हैं, सब्जियां होती है, साबुत अनाज, दलिया, उनसे। फिर वसा की बात करते हैं तो वसा है वो शरीर की ऊर्जा बढ़ाने में मदद करता है, एंड ये प्राप्त होता है हमें दूध, पनीर, मक्खन, घी, अंडा, मीट, मछली, बादाम, अखरोट और मूंगफली से। फिर खनिज लवण की बात करते हैं तो खनिज लवण में आता है सोडियम जो हमें नमक, मछली, मांस, अंडे से प्राप्त होता है, पोटेशियम जो सभी खाद्य पदार्थों से प्राप्त होता है। फिर आता है कैल्शियम हमें दूध, पनीर, अंडे, चना, हरी सब्जी, साबुत अनाज, रागी, मछली, इनसे प्राप्त हो जाता है। फिर फास्फोरस की बात करते हैं तो फास्फोरस हमें प्राप्त होता है दूध, पनीर, हरी सब्जी, बाजरा, रागी, गिरी, जई, कलौंजी से। लोहा प्राप्त होता है कलेंजी, गुर्दे, अंडे, पित्त, बाजरा, रागी, सेब, केला और पालक से, ठीक है। फिर आयोडीन की बात करते हैं तो आयोडीन हमें प्राप्त होता है मछली, समुद्री मछली होते हैं उनसे, भोज्य पदार्थ जो हरी पत्तेदार सब्जी होती है उनसे। मैग्नीशियम प्राप्त होता है सब्जियों से, और जस्ता मिलता है यकृत व मछली से। तांबा मांस, मछली, यकृत, अनाज से, और कोबाल्ट मांस, मछली और जल से। उसके बाद में जो छोटी आंत होती है हमारी
ये अलग से मैंने पॉइंट बना के नोट किया है, ठीक है। छोटी आंत होती है वो कार्बोहाइड्रेट वसा का पाचन करती है, और बड़ी आंत होती है वो जल, खनिज, प्रोटीन का। अब मिड डे मील की बात करते हैं। मिड डे मील जो योजना चली आ रही है वो 2004 में लागू हुई थी, और इसमें बच्चों के बारे में बताया गया है कि 10 से 12 साल तक के बच्चों को 2000 कैलोरी प्रतिदिन देनी है, और 12 से 14 वर्ष तक के बच्चों को 2200 कैलोरी देनी है, और 14 से 16 वर्ष तक के बच्चों को 2600 कैलोरी देनी है, और 16 से 18 वर्ष तक के जो बच्चे उनको 3000 कैलोरी देनी है, और वयस्क जो बच्चा है उनको 2500 से लेकर 4000 कैलोरी देनी है, और 66 से 75 होते हैं 2300 कैलोरी। ये डेली के लिए हो गया आगे वाला, ठीक है। उसके बाद में जो आगे वाला हमारा आता है, ये पेज, इसके चैप्टर हमारा खत्म हो चुका है। फिर उसमें उत्सर्जन अंग की बात करते हैं, तो वर्क या गुर्दा से यूरिया, त्वचा से पसीना निकलता है, फेफड़ा CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस से, लीवर अमोनिया को चेंज करती है यूरिया में, मलाह से अपचित पदार्थ होते हैं उनको बाहर निकालते हैं, ठीक है। फिर तटीय क्षेत्र में मछली व चावल खाते हैं। दक्षिणी भारत के अंदर नारियल का ज़्यादा यूज किया जाता है, और उत्तरी भारत में रोटी ज़्यादा खाई जाती है। जहाँ पर मैं रहती हूँ उत्तरी भारत में रोटी हम बहुत खाते हैं। उसके बाद में हम राज्य की बात करते हैं, तो देखो बिहार का प्रसिद्ध खाना कौन सा है? लिट्टी चोखा, खूबी की लाई और चावल व दाल, ठीक है। फिर गोवा की बात करते हैं। गोवा में मछली नारियल के तेल में, ये क्वेश्चन आया हुआ है, मछली नारियल के तेल में तल के जो खाई जाती है। एंड हरियाणा के अंदर बाजरा, खिचड़ी, कड़ी, पकौड़ा, हरियाणा से रिलेटेड भी पर्सन आया हुआ है। गुजरात में ढोकला, खांडवी, लेमन राइस। असम के अंदर मसूर, टेंगा, जो मछली को ही कहते हैं, बांस और चावल। जम्मू कश्मीर के अंदर तबक भाजी जो भेड़ की बनती है, और कलाड़ी पनीर, राजमा, कहवा। MP के अंदर, मध्य प्रदेश में भुट्टे की खीर, अलग नहीं है थोड़ी, भुट्टे की खीर। फिर झारखंड के अंदर रुगड़ा मशरूम का बनता है, और महुआ रोटी। फिर नागालैंड की बात करते हैं, तो इसमें बांस के कोपल और मोमोज। फिर आता है महाराष्ट्र के अंदर शाक, पूरी, वड़ा पाव और भाजी। फिर पंजाब में सरसों का साग, मक्के दी रोटी। उड़ीसा में छेना पोड़ा। राजस्थान में मलाई घेवर, चूरमा बाटी। मेघालय में तुक्तम, मछली की चटनी होती है उसको बोलते हैं। पश्चिमी बंगाल में दाब, झिनगरी झींगा से बनती है ये, और रसगुल्ला और संदेश, ठीक है। फिर छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, तो लाल चिंटी की चटनी छत्तीसगढ़ में प्रसिद्ध है। केरल के अंदर अविरल, ये मिक्स वेज होती है, और टेपियोको। फिर त्रिपुरा के अंदर बेरमा मछली का बनता है, और हांगकांग के अंदर लिंग हु फेन, ये सांप का मांस होता है। उसके बाद में बात करते हैं हम रोग की, और जो रोग होता है जिसकी कमी से होता है वो गेंगा रोग होता है। आयोडीन की कमी से एनीमिया रोग होता है। लोहा की कमी से, जिसमें कमी होने से हीमोग्लोबिन कम हो जाता है, उसकी वजह से होता है ये। दांत व हड्डियों के रोग होते हैं, वो कैल्शियम की कमी से होता है, जो हमें प्राप्त होता है दूध, अंडा, सेव, हरी पत्तेदार सब्जी से। उसके बाद में दांत हड्डियों के रोग फास्फोरस से भी होता है, जिसमें दूध, केला, हरी सब्जी से इसे सही किया जा सकता है। और क्वासिकोर और मेरस्मस, ये रोग होता है प्रोटीन की कमी से, ठीक है। उसके बाद में आते हैं रोग और उनके उपचार की बात करते हैं, तो रोग यानी बुखार हो गया। बुखार के अंदर उपचार किया जाता है मेथी की चाय से, और घाव हो जाने पर हल्दी का लेप लगाया जाता है। मोच आने पर हल्दी का लेप और चूने का लेप लगा सकते हैं। पेट दर्द में हींग व अजवाइन ली जाती है, और आंख जलन होने पर खीरा व चाय पत्ती की पट्टी की जाती है। आंख में सूजन आने पर धनिया के बीज को काम में लिया जाता है, और दांत में दर्द होने पर हींग का चूर्ण या लौंग का तेल काम में लिया जाता है। गला खराब होने पर अदरक और गुड़। बदहजमी से सौंफ। फिर ये दो चीज़ें, एक जैव निम्नीकरणीय कचरा और एक है जैव अनिम्नीकरणीय कचरा। जैव निम्नीकरणीय कचरे में अपघटित होता है ये, जो फल, सब्जी, छिलके, अंडे से होता है। और जैव अनिम्नीकरण होता है जो पॉलीथीन, कांच, प्लास्टिक आदि होते हैं, जो अपघटित नहीं होते हैं। इस तरीके से ये हमारा चैप्टर है वो ख़त्म हो गया। इसके अंदर एक दो टॉपिक और भी है, जो मेरे जो अलग नोट्स हैं उनमें से मैं उनको पढ़ने वाली हूँ। जो किससे रिलेटेड बताऊँ आपको, जो विटामिन से होने वाले रोग हो गए, ठीक है। और रुको मैं आपको दिखाई देती हूँ, ये वाले हैं मेरे पास पहले से ही नोट्स है, तो मैंने उनको नहीं लिखा है। ये वाले जो जीवाणु, विषाणु, प्रोटोजोआ जनित रोग है, इनको मैंने नहीं लिखा है। इसके ट्रिक है मेरे पास में, वो मैं आपको कल दिखाऊंगी, तो मैं उनको वहाँ से याद करूँगी जो मेरे पहले से पढ़े हुए। ये वाले जो रोग हैं, ठीक है, विटामिन की कमी से होते हैं, ये भी मेरे अलग से लिखे हुए हैं, तो मैं उनको वहीं से याद करूँगी, मेरी अलग बुक है उससे। तो इस तरीके से ये हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया है। फिर हमारा पर्यावरण अध्ययन के अंदर EVS के अंदर जो चैप्टर आएगा
वो 4 नंबर वाला जल होगा जिसको हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। और अभी हम कर रहे हैं कंटिन्यू अपने पेपर को। तो पेपर के अंदर आज क्या है जो पढ़ना है वो बताती हूँ मैं, और उससे पहले आपको बताती हूँ मैथ। मैंने मैथ का पढ़ा है, और मैथ के अंदर आज हमारा जो चैप्टर था वो देखो, मैं आपको आज मैंने मैथ में क्या पढ़ा वो दिखाती हूँ। आज मैथ के अंदर मापन प्रणाली थी। इसमें इकाइयाँ दे रखी है शुरू के अंदर, फिर वस्तुओं को गिनने की इकाई आ गई, मीट्रिक प्रणाली आ गई जिसके अंदर लंबाई, भार, समय, क्षेत्रफल और आयतन आ जाएगा। फिर मापन, जिसमें लंबाई का मापन किया जाएगा। मापन में इन लंबाई का मापन हो गया, भार का मापन, समय का मापन, क्षेत्रफल का मापन और आयतन का मापन किया जाएगा। तो सबसे पहले जो लंबाई का मापन है वो दे रखा है इसके अंदर, और अंग्रेजी तथा मीट्रिक प्रणाली के बीच में भी संबंध बता रखा है। ये इंपॉर्टेंट है, ये आते हैं अदर एग्जाम में भी बहुत हेल्प करते हैं ये। अगर हमें डायरेक्ट ये पता होगा तो हम डायरेक्ट आंसर निकालेंगे। जैसे ये 1 नंबर वाला एग्जाम्पल देखो, अगर हमें पता ही नहीं होगा 1 इंच इक्वल 2.54 सेमी होगा तो हम इसका आंसर नहीं निकाल पाएंगे। फिर भार का मापन किया जाएगा। तो भार के मापन की मीट्रिक प्रणाली में है 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। इस तरीके से ये आपको याद करना ही होगा। फिर मीट्रिक प्रणाली तरल पदार्थों लीटर से रिलेटेड होगी। फिर इनके एग्जाम्पल भी हैं। फिर समय का मापन दे रखा है। समय के मापन में मुझे एक ही चीज़ नहीं लगी, वो 1 वर्ष में 52 सप्ताह होते हैं। मैक्सिमम ये याद नहीं रहता है, पर अदरवाइज सारी चीज़ें याद रहती हैं। फिर आता है क्षेत्रफल का मापन, जो मीट्रिक प्रणाली में क्षेत्रफल को मापना और अंग्रेजी तथा मीट्रिक प्रणाली के बीच में संबंध उनको बता रखा है। फिर सूत्र दे रखा है सारा त्रिभुज का आयताकार का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, वर्गाकार, वर्ताकार, अर्धवर्ताकार हो गया इनका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। फिर उनके एग्जाम्पल है। फिर परिमाप दे रखा है इन्हीं का। फिर आयतन का मापन, उनकी डिटेल दे रखी है, और इस तरीके से इनके आगे और सूत्र दे रखे हैं आयतन क्षेत्रफल दोनों के। फिर भारतीय मुद्रा दे रखी है, रुपये कैसे चेंज कन्वर्ट करना है, और ये इस तरीके से ये चैप्टर ख़त्म हो गया। तो इसके अंदर भी है ना तो ये वाली चीज़ें दे रखी है, ये मेरे पास में लिखी हुई है, और मैं उसी तरीके से याद करूँगी उनको। देखिए, जो मेरे कल वाला जो रजिस्टर था जिसमें मैंने आपको वो दिखाया था, इसी में लिखी हुई है, वो उसको मैं वहाँ से ही याद करूँगी। तो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए, समय का तो यहाँ पे दे रखा है, पर इसमें 52 वाला नहीं दे रखा है, इसलिए वो मुझे अलग लगा कि मेरे नोट्स में से नहीं था। तो ये इस तरीके से इन मानक इकाइयों में संबंध दे रखा है, जिसके अंदर लंबाई, भार और धारिता तीनों आ जाएगी। और ये मुझे अच्छे से याद है, तो इनको मैं वापस कर लूँगी, इन्हीं को रिवाइज करूँगी मैं, ठीक है। उसके बाद में मैंने पढ़ा इसके गणित के सवाल, गणित की भाषा, समस्या के समाधान का एक साधन है, गणित के भाषा के रूप, गणितीय भाषा के गुण, और इस तरीके से। इसमें जो मैंने कम्युनिटी में भी क्वेश्चन डाले हैं जो डाउटफुल रहे थे, 1 नंबर, 2 नंबर, 6 नंबर, फिर आता है 11, 12, 13, 14, 15, और ये क्वेश्चन थे इसके। अब बात करते हैं हम हमारे पेपर की। तो पेपर के अंदर हमारा क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन, साइकोलॉजी के अंदर आज के पेपर का 6 नंबर क्वेश्चन है। नूरी इस तरह हमारे समाज के प्रति कुछ दायित्व है, और उस दायित्व के लिए हमें नियमों का पालन करना चाहिए के आधार पर अपनी क्रियाओं का निर्णय लेती है। तो ये कोहलबर्ग का सिद्धांत हो गया, एंड उसके अंदर मैं इसी को राउंड कर रही हूँ जिन पे आज ये कोहलबर्ग आते हैं, तो ये ठीक है। और आप देख सकते हैं इसके अंदर ऑप्शंस, और फिर ये इसकी डिटेल। अगर आपको ये डिटेल पढ़ने में ना आए तो आप थोड़ा स्लो करके भी पढ़ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट लेव वाइगोस्की के विचारों के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन भाषा और संज्ञान के बीच संबंध को सही रूप से दर्शाता है? ऑप्शन एंड डिटेल, ओके। उसके बाद में मुझे कोई डाउट नहीं रहा साइकोलॉजी के अंदर, वाह, तो क्वेश्चन में डाउट आए थे। फिर मैंने इसका ये मैथ है वो छोड़ दिया है, इसको मैं बाद में करूँगी।
मन नहीं हुआ मैथ करने का तो मैंने मैथ छोड़ दिया। फिर आता है हमारे पर्यावरण अध्ययन में। तो पर्यावरण अध्ययन का भी कोई डाउटफुल क्वेश्चन नहीं है। ये फूलों की घाटी वाला मैंने आपको बताया था बहुत पहले, बहुत बार बता चुकी हूँ मैं, उत्तराखंड ये आंसर आया था, ठीक है। फिर उसके बाद में 65 नंबर क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो एक ही पैटर्न अगर क्वेश्चन का रिपीट हो रहा है, हर बार रिपीट हो रहा है, तो मैं उस पर सर्कल कर रही हूँ। एक ये वाला जो रिपीट हो रहा है, ये इसका सॉल्यूशन साथ में दिखा रही हूँ मैं आपको। फिर 69 नंबर वाला, ये भी इस तरीके के क्वेश्चन भी रिपीट हो रहे हैं 1 बाय 1 करके। फिर आज मैंने ये वाला क्वेश्चन 4 चिनारी, इसको मैंने यूट्यूब पे सर्च करके भी देखा, श्रीनगर के अंदर है ये। और उसके बाद में एक ये उपसंख्यान मूलक अभिलेख प्रयुक्त होते हैं, इसके 4 ऑप्शन दे रखे हैं। फिर आंसर। फिर 78 नंबर क्वेश्चन, माधवी अपनी कक्षा को क्षेत्र भ्रमण पर ले गई और वापस आने के पश्चात उन्होंने अपने विद्यार्थियों के साथ भ्रमण पर चर्चा की, इसे किस रूप में व्यक्त किया जाता है। ये थोड़ा सा मुझे ना थोड़ा सा डिस्टर्ब किया था। फिर 83 क्वेश्चन, ईवीएस के शिक्षण अधिगम में छात्र केंद्रित उत्पादन के इसका आंसर है फिर पर्यावरण खत्म हो गया, यही डाउटफुल क्वेश्चन थे। फिर हिंदी की बात करते हैं। तो हिंदी में ये रहा डाउटफुल क्वेश्चन, कक्षा में वाक् ध्वनियों की संरचना और क्रम को नियंत्रित करने वाले नियमों की बात की जा रही है। ये इजी है वैसे, पर नया था इसलिए मैंने सर्किल किया। अनुकरण विधि का प्रयोग करने से संबंधित कौन सा सही क्रम है, ये मुझे थोड़ा नहीं आया। सार्वभौमिक व्याकरण की अवधारणा किससे संबंधित है, ये भी नया क्वेश्चन लगा मुझे। अध्यापिका कक्षा में इस बात पर ध्यान दे रही है कि शिक्षार्थी ध्वनि, ग्राम और विभिन्न संरचनाओं की समझ अच्छी तरह से बना ले। अध्यापिका किससे प्रभावित है, ऑप्शन एंड आंसर इसका और पार्ट। उसके बाद में 1 नंबर ये क्वेश्चन, मक्खी भाग जा। निम्नलिखित में से कौन सी पहल विद्यार्थियों को अधिकांश मुख्य भारतीय भाषाओं की उल्लेखनीयता से परिचित करवाएगी। ये क्वेश्चन है अभी और आगे भी आ सकता है वापस। डिटेल उसके बाद हमारा ख़त्म हो गया ये वाला पार्ट। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए।